हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। टॉपिक चल रहा था फ्यूअल। फ्यूअल डिफाइंड हाइड्रोकार्बन्स दोज रिलीज ए हीट एनर्जी आफ्टर बर्निंग आर फ्यूअल्स, एंड फ्यूअल्स दोज आर यूज्ड इन रॉकेट। What is rocket? How it will define it? Rocket is a body that uplifts against gravitational force. सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। बस इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की जरूरत है कि रॉकेट क्या है। तो रॉकेट इज ए बॉडी दैट अपलिफ्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी बॉडी ऊपर की ओर जाएगी दैट विल बी कॉल्ड रॉकेट। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने आपको बताया था, एन अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, बॉडी ऊपर की ओर जाएगी, तो दिस बॉडी विल बी कॉल्ड रॉकेट। जैसे हम लोग दिवाली में एक क्रैकर यूज करते हैं, बोतल में रख करके उसमें आग लगाते हैं, वो ऊपर जाता है, तो क्या कहलाएगा? रॉकेट। ए बॉडी दैट अपलिफ्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज रॉकेट। और इस रॉकेट को अपलिफ्ट करने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए दैट विल बी कॉल्ड प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट आर सब्सटेंसेस दोज अपलिफ्ट रॉकेट। या हम यह भी कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस दोज प्रोड्यूस अप थ्रस्ट फोर्स। What is upthrust force? A force against gravitational force is upthrust force. Gravitational force के against जो ऊपर की ओर force लगेगा that will be called upthrust force. The substances those produce upthrust force will be called propellant. तो प्रोपेलेंट क्या है? इनको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Substances those uplift rocket will be called propellant, और substances those produce upthrust force are propellants. These propellants are fuels and oxidizers. Fuels are hydrocarbons those release heat energy after burning, and substances those burn fuel will be called oxidizer. ऑक्सीडाइजर की एब्सेंस में कुछ भी बर्न नहीं होता है, तो substances those burn fuel are called oxidizers. Fuels and oxidizers collectively called propellant. Fuels categorized into three groups. One is solid, second liquid, and third gas. Solid fuels are H, T, P, B. Hydroxy terminated polybutadiene.
लिक्विड फ्यूल्स में यू डी एच एंड यू एम एच। यूडीएच अनसिमेट्रिकल डाई इथाइल हाइड्राजीन। यूएमएच अनसिमेट्रिकल मोनोमिथाइल हाइड्राजीन। गैसियस फ्यूल हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजर यूज्ड इन रॉकेट आर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन used as fuel, oxygen used as oxidizer. Hydrogen is in gaseous state at normal temperature and pressure. Oxygen is also gaseous form at normal temperature and pressure. अब इस हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म। कैसे? बाय द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें तो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, या प्रेशर में चेंज कर दें तो भी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी मैटर को गर्म करते चले जाएं तो उसकी सॉलिड से लिक्विड से गैसियस स्टेट कन्वर्ट होती रहती है, और ठंडा करते जाएं तो गैस से लिक्विड से सॉलिड स्टेट। तो यू कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर बाय द चेंज इन टेम्परेचर और इन प्रेशर। कि अगर हम प्रेशर को कम करते चले जाएं तो सॉलिड से लिक्विड से गैस में, और प्रेशर को बढ़ाते चले जाएं तो गैस से लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनी मैटर कैन चेंज इन फिजिकल स्टेट बाय चेंज इन टेम्परेचर और बाय चेंज इन प्रेशर। हम अगर प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, जैसे कि हम लोग घरों में यूज करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इट्स ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल प्रेशर मीन्स 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर हमें स्टोर करना है तो गैसेस स्टेट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और स्टोर करने के लिए हमको जो बर्तन चाहिए वो बहुत बड़ा होगा। तब हम या तो टेम्परेचर में चेंज करते हैं या फिर प्रेशर में चेंज करते हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म बाय इंक्रीज इन प्रेशर, और जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तब यही कहलाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नॉट लिक्विड, लिक्विफाइड मीन टू बी लिक्विड। और फिर हम इसको सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। तो सिलेंडर में जो गैस भरी हुई होती है दैट इज हाईली प्रेशराइज्ड,
It's a gaseous state in a normal temperature pressure, but by increase in pressure it become in liquid state. तो जिस समय आप रिफिल्ड सिलेंडर को खरीदते हैं उस समय आप हिला करके देखिए तो लगता है जैसे उसमें लिक्विड भरा हुआ हो, और जैसे जैसे आप गैस को कंज्यूम करते चले जाते हैं वैसे वैसे सिलेंडर में प्रेशर कम होता चला जाता है और उसकी लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती रहती है, आप उसको कंज्यूम कर लेते हो। और जब सारी की सारी गैस कंज्यूम हो जाती है तब आप सिलेंडर को हिला करके देखिए उसमें कुछ लिक्विड होता ही नहीं है। तो उसमें जो गैस लिक्विड स्टेट में भरी जाती है वो हाईली प्रेशराइज्ड होती है। अब अगर हम इस हाइड्रोजन को भी प्रेशराइज करके सिलेंडर में भरें तो ये भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, लेकिन इस हाइड्रोजन को हमें लेकर के जाना है स्पेस में जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी सरफेस पर या किसी भी बॉडी पर दो फोर्स काम करते हैं। देयर आर टू फोर्स वर्क ऑन एनी सरफेस और एनी बॉडी। वन इज एक्सटर्नल फोर्स, इसी को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर दैट इज एग्जिस्टेड बाई एटमॉस्फेयर विल बी कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एक फोर्स है। और फिर एक फोर्स अंदर से भी लगता है, इंटरनल फोर्स। एक अंदर से फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। अगर हम अपनी बॉडी के एग्जांपल को लेकर के देखें दैट विल बी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इज इंटरनल फोर्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स। इसी तरह से सिलेंडर के वॉल्स पर भी एक प्रेशर लगता है, एक अंदर से लगेगा बाय द गैस दैट विल बी कॉल्ड गैसियस प्रेशर, और एक बाहर से लगेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इसी सिलेंडर को जब हम स्पेस में ले जाएंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर है ही नहीं। देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर इन द स्पेस, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर स्पेस में नहीं है। तो इंटरनल प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा और सिलेंडर की दीवार ब्लास्ट कर जाएगी। तो अगर हम सिलेंडर को स्पेस में ले जाएं ब्लास्ट कर जाएगा, और हम भी अगर स्पेस में चले जाएं तो इंटरनल प्रेशर मैक्सिमम हो जाने से बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। तो कभी आप देखें कि जो एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स होते हैं वो एक सूट पहने रहते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेस सूट, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है वहां। अगर उसके बिना कोई स्पेस में चला गया तो बॉडी विल बी ब्लास्ट, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर है नहीं, इंटरनल प्रेशर मैक्सिमम हो जाएंगे, हाईएस्ट हो जाएंगे। तो हम यहां पर सिलेंडर को में गैस हाईली प्रेशराइज करके नहीं भर सकते, क्योंकि इस सिलेंडर को हम स्पेस में ले जाएंगे और स्पेस में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो ये सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास केवल एक ही मेथड बचता है दैट इज टू डिक्रीज इन प्रेशर, गैसेस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। तो हम टेम्परेचर को कम करके उसकी गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हाइड्रोजन इज गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरह से ऑक्सीजन इज आल्सो इन गैसेस स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर and can be converted into liquid form by decrease in temperature. Liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen as oxidizer used in क्रायोजेनिक इंजन।
ध्यान रखिएगा। व्हाट इज क्रायोजेनिक इंजन? क्रायो मीन्स वेरी लो टेम्परेचर। जहां कहीं भी क्रायो टर्म आए, इट मीन्स रिलेटेड विद वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो वेजिटेशन, प्लांट्स दोज ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर विल बी कॉल्ड क्रायो वेजिटेशन। तो क्रायो मीन्स वेरी लो टेम्परेचर। तो यहां पर क्रायो इंजन का क्या मतलब है? तो क्रायो इंजन, इंजन दोज इन विच प्रोपेलेंट यूज्ड एट वेरी लो टेम्परेचर विल बी कॉल्ड क्रायोजेनिक इंजन। जिसमें यूज होने वाले प्रोपेलेंट को वेरी लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। तो प्रोपेलेंट विल बी स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, अ क्रायोजेनिक इंजन इन विच -150 डिग्री सेल्सियस टू -250 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्टोर्ड at very low temperature, that is -150 degree Celsius to -250 degree Celsius in cryogenic engine. And this cryogenic engine highly efficient। हमने आपको बताया था इंजन दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल को बर्न किया जाता है। अगर फ्यूल की कैलोरी वैल्यू अधिक होगी तो हीट एनर्जी अधिक प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी हमें अधिक मिलेगी, इंजन की इफिशियंसी बढ़ेगी। मींस द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल। हाई कैलोरी वैल्यू फ्यूल जिस इंजन में यूज होगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। जैसे कि हमारी बॉडी की इफिशियंसी हमारे खाने के कैलोरी वैल्यू पर डिपेंड करती है कि हमारे खाने की कैलोरी वैल्यू अगर अधिक है तो हमारी बॉडी की इफिशियंसी अधिक होगी। हमने आपको बताया था कि गैसियस फ्यूल की कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और गैसियस फ्यूल में भी हाइड्रोजन की कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की कैलोरी वैल्यू पेट्रोल के कंपैरेटिवली 3 गुना ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन इज द ओनली वन फ्यूल दैट हैव हाई कैलोरी वैल्यू एंड हाईली एफिशिएंट। तो जिस इंजन में हाइड्रोजन का यूज होगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो क्रायोजेनिक इंजन इज हाईली एफिशिएंट इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या है, समझ गए ना, कि वो इंजन जिसमें यूज होने वाले फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को वेरी लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। तो प्रोपेलेंट्स स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर इन क्रायोजेनिक इंजन। These are liquid hydrogen and liquid oxygen. Liquid hydrogen have high calorie value, hence cryogenic engine is highly efficient engine, and these cryogenic engine used in ICBM and GSLV। अब ये ICBM या GSLV क्या है ये अभी हम आपको बताएंगे। तो रॉकेट क्या है? रॉकेट इज ए बॉडी दैट अपलिफ्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें जिन फ्यूल का यूज किया जाता है वही फ्यूल लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। और ऑक्सीडाइजर इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड
और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज होता है। क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को प्रोपेलेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो रॉकेट इज ए बॉडी दैट अपलिफ्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये मिसाइल भी हो सकती है और एसएलबी भी हो सकता है। एसएलबी मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मिसाइल, अब ध्यान से सुनिएगा, मिसाइल एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोथ आर रॉकेट कैन बी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिस्टम विद ओनली वन डिफरेंस। तो मिसाइल कैन बी डिफाइंड, मिसाइल इज ए रॉकेट that can be controlled and directed by a system जिसको हम कंट्रोल कर सकें, डायरेक्शन दे सकें, उस रॉकेट को हम मिसाइल कहेंगे। एंड कैन बी यूज्ड for destructive purpose or to destroy target। ये ध्यान रखिएगा। तो मिसाइल यूज फॉर destructive purpose means to destroy target, to hit the target। तो मिसाइल इज ए रॉकेट दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय ए सिस्टम एंड कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस और टू डिस्ट्रॉय टारगेट। कभी आपने ध्यान दिया हो ये इस तरह का शेप होता है रॉकेट का, और इसमें ये सब होते हैं फ्यूल चैम्बर्स। और यहां पर रखा होता है बार हेड। Missile defined as a rocket that can be controlled and directed by a system and can be used for destructive purpose or destroy the target। कभी किसी मिसाइल की लॉन्चिंग को अगर आपने देखा हो, these are fuel chambers और जो अपर चैम्बर होता है इसी में होता है बार हेड। दिस बार हेड में भी केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर chemical warhead like sarin gas, mustard gas, biological warheads are the pathogens of specific disease
पैथोजेंस मीन्स डिसीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। किसी स्पेसिफिक डिसीज के बैक्टीरिया वायरस के कल्चर को तैयार करके टारगेट पर हिट कर देते हैं और वहां बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करके बहुत बड़े एरिया को डिसीज कर देते हैं, जिसे एपिडेमिक फैल जाता है। इसी को बायोलॉजिकल वेपन्स को न्यूक्लियर बम ऑफ पुअर कंट्रीज कहा जाता है। थर्ड, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वारहेड, दिस में बी एटम बम एंड हाइड्रोजन बम। फ्यूल के बर्न होने से ढेर सारी गैसेस निकलती हैं और इन्हीं गैसेस के निकलने से नीचे निकलती है, ऊपर की ओर फोर्स क्रिएट होता है, जिससे कि ये रॉकेट अपलिफ्ट होता है। तो रॉकेट अपलिफ्ट्स ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो मिसाइल कैन बी डायरेक्टेड एंड controlled by a system and can be categorized into 4 groups. On the basis of launching pad and its target. If launching pad is on surface and target is also on surface, then missile will be surface to surface. If launching pad is on surface and target is in air, so this missile will be called surface to air. Third is, if launching pad is air and target is also in air, then missile will be called air to air missile. And fourth is, if launching pad is in air and target is on surface or land, it will be called air to surface. So missile can be categorized into 4 groups on the basis of their launching pad and target point. If launching pad is on surface or land, target is in air, it's called target is also in on land, it's called surface to surface. If launching pad is on land and target is in air, missile is surface to air. If launching pad and target both are in air, it's called air to air. And if target launching pad is in air and target is on earth, it's called air to surface. एयर टू सरफेस ये एरोप्लेन से लैंड पर मार करने वाली होती हैं और इनका पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है। द पाथ ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड डाउनवर्ड। ऊपर से नीचे, एरोप्लेन से नीचे मार करने वाली, यानी एयरक्राफ्ट से, फाइटर प्लेन से नीचे मार करने वाले, इनका पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है। एयर टू एयर इनका पाथ भी स्ट्रेट होता है, मे बी डाउनवर्ड, अपवर्ड और पैरेलल। एरोप्लेन से एरोप्लेन को मार करने वाले। सरफेस टू एयर ये लैंड से एयर में मार करने वाले होते हैं। इनका पाथ भी स्ट्रेट होता है बट अपवर्ड होता है। तो पाथ ऑफ surface to air, air to air and air to surface is always straight, linear. और इनकी रेंज ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है।
उसका रीजन केवल इतना ही होता है कि सरफेस टू एयर ये मिसाइल उस कंट्री के द्वारा यूज की जाती है जिस कंट्री पर अटैक होता है। सपोज इंडिया पर अगर किसी ने अटैक किया तो वो इंडिया के एयर एरिया में आकर के हम पर अटैक करेगा, तो हम उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी मिसाइल से उसको अटैक करेंगे। जैसे एरोप्लेन दूसरे का हमारे एयर एरिया में आएगा। व्हाट इज एयर एरिया? हमने आपको शायद बताया था, दिस इज अर्थ सरफेस और सी सरफेस। और इस सी सरफेस से 100 किलोमीटर के एवब एक इमेजिनरी लाइन है, एवब द 100 किलोमीटर फ्रॉम सी सरफेस इज एन इमेजिनरी लाइन, इट्स कॉल्ड कारमेन लाइन। इसके ऊपर वाला एरिया स्पेस कहलाएगा और इसके नीचे वाला एरिया एयर एरिया कहलाएगा। तो एबव द कारमेन लाइन इज स्पेस एंड बिलो द कारमेन लाइन इज एयर एरिया ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री। और इस एयर एरिया पर उस कंट्री का पूरा अधिकार होता है। जैसे अभी आपने ध्यान दिया हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस समय अमेरिका गए थे क्वेड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, तो वो अफगानिस्तान से होकर के नहीं गए थे, साइड से होकर के निकल कर गए थे, क्योंकि अफगानिस्तान से इस समय जाना सेफ नहीं है। तो पाकिस्तान से परमिशन लेकर के गए थे। यानी अगर किसी कंट्री के ऊपर से हमें निकल करके जाना है बाई एयर तो हमें उस कंट्री की परमिशन लेना जरूरी होता है। एयर एरिया पर उस कंट्री का अधिकार होता है पूरा। तो इन तीनों तरह के मिसाइल का जो पाथ होता है हमेशा स्ट्रेट होता है, लेकिन सरफेस टू सरफेस मिसाइल का पाथ स्ट्रेट नहीं होता। इसकी रेंज भी बढ़ाई जाती है, इनकी रेंज बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो सरफेस टू सरफेस एरिया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेंज। शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल। Surface to surface missile categorized into 3 groups on the basis of their range. One is short range, second is medium range, and third is long range. Short range missile range up to 150 kilometer. Medium range 150 to 500 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज मोर देन 500 किलोमीटर। The surface to surface missile categorized into 3 groups on the basis of their range. One is short range missile, range is up to 150 kilometer, medium range 150 to 500 kilometer, and long range more than 500 किलोमीटर। और इनका पाथ कभी स्ट्रेट नहीं होता है, ये इस तरह से मूव करती है। दिस पाथ इज पैराबोलिक। या फिर ये मे बी पैराबोलिक और
प्रोजेक्ट्री, दिस इज पैराबोलिक पाथ एंड दिस इज प्रोजेक्ट्री। प्रोजेक्ट्री में पहला स्ट्रेट एंड अपवर्ड, आफ्टर दैट पैराबोलिक। स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक। ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज ए बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक क्या होती है अभी आपको बताएंगे। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड मिनिमम रेंज should be 5,000 kilometer and its launching pad should be in one continent and target should be in another continent. Then this missile will be called intercontinental ballistic missile. ध्यान रखिएगा क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल? सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज, इट्स मिनिमम रेंज शुड बी 5,000 किलोमीटर एंड टारगेट पॉइंट शुड बी इन ए वन कॉन्टिनेंट एंड लॉन्चिंग पैड शुड बी इन अनदर कॉन्टिनेंट। देन दिस मिसाइल विल बी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। अब जब इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, मोर देन 5,000 किलोमीटर, तो ये सीधे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस कर्व है। दिस इज अर्थ सरफेस। तब क्या होगा? ये एक बार ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। ये लॉन्चिंग पैड एंड इट्स टारगेट पॉइंट, इनका बीच का डिस्टेंस मिनिमम 5,000 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये पहले ऊपर जाएंगी और इसके बाद फिर नीचे आएंगी। दिस इज द पाथ ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये अपनी रेंज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। और ये जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो इनको मूव कराने के लिए हाईली एफिशिएंट इंजन की जरूरत होगी, इसलिए इनमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन यूज्ड इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, like in Agni 5. Agni 5 is the intercontinental ballistic missile of India. Types of missiles: one is ballistic missile and second is cruise missile. बैलिस्टिक मिसाइल को अपलिफ्ट करने के लिए किसी केमिकल में ब्लास्ट किया जाता है जिसको हम फ्यूल कह देते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल अपलिफ्ट्स बाय ब्लास्ट इन ए केमिकल दैट इज फ्यूल। पटना सीरीज की जितनी भी मिसाइल है, ऑल मिसाइल ऑफ पटना सीरीज, पटना, पृथ्वी, आकाश,
त्रिशूल, नाग एंड अग्नि. All these are ballistic missile, and to develop these ballistic missile, Dr. APJ Abdul Kalam started a program, Integrated Ballistic Missile Guided Program, developed by Dr. APJ Abdul Kalam. Hence, Abdul Kalam is also known as father of ballistic missile. क्रूज मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनेमिक्स. एयर में डिस्टरबेंसेस क्रिएट करके अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट करते हैं, और एयर की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा. इसलिए ये अर्थ सरफेस के एकदम पास चलते हैं इस तरह से, and cannot be detected by any radar. Ballistic missile can be detected by a radar by capturing its heat, but cruise missile cannot be detected by any radar, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, इनके पीछे कोई फुटप्रिंट नहीं छूटता है और ये अर्थ सरफेस के एकदम पास चलती है. क्रूज मिसाइल लाइक ब्रह्मोस, निर्भय, पृथ्वी इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल. ये 3 वर्जन है इनके. पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड एंड पृथ्वी थर्ड. All these version are surface to surface. पृथ्वी फर्स्ट इज आर्मी वर्जन, पृथ्वी सेकंड इज एयरफोर्स वर्जन, एंड पृथ्वी थर्ड इज नेवल वर्जन और नेवी वर्जन. रेंज ऑफ पृथ्वी फर्स्ट इज 150 किलोमीटर. Range of Prithvi 2 is 350 kilometer. And range of Prithvi third is 500, also 350 kilometer. Range of Prithvi first is 150 kilometer with the payload of 1000 किलोग्राम. पेलोड जो बारहेड लेकर के जा रहे हैं, आप बारहेड टर्म का यूज कर लीजिए. आप यहां पेलोड इज नॉट करेक्ट वर्ड. Air Force version of is Prithvi second. Its range is 350 kilometer with warhead of 500 kilogram. Naval version is Prithvi third. Range is 350 kilometer with warhead of 1000 kilogram. Next is Akash. Akash is surface to air missile.
its range is only 27 kilometer. Its speed is 3.5 Mach. What is Mach? Mach number is related with speed of sound that is equivalent to 332 मीटर पर सेकेंड, और हम मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक में ही काउंट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू साउंड स्पीड. इट मींस स्पीड ऑफ आकाश मिसाइल इज 3.5 times more than that of sound speed. और अगर साउंड स्पीड से 1 से लेकर के 5 मैक तक है तो ये क्या कहलाएगी? सुपरसोनिक. तो आकाश इज ए सुपरसोनिक मिसाइल. नेक्स्ट इज त्रिशूल. त्रिशूल is also surface to air missile. Its range is 9 to 12 kilometer. With the warhead of 5.5 किलोग्राम. थर्ड इज नाग. नाग इज एंटी टैंक मिसाइल. इट्स रेंज 4 kilometer and works on the principle of fire and forget. दागो और भूल जाओ means this missile can search its own target. यानी अपने टारगेट को ये खुद ही सर्च कर लेगी, जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक फटेगी नहीं. और इसका जो हेलीकॉप्टर वर्जन है दैट इज हेलिना. हेलिना कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर. और इसी हेलिना को एक नाम और भी दिया जाता है, ध्रुवास्त्र. तो हेलिना और ध्रुवास्त्र इज कैन बी लॉन्च फ्रॉम हेलीकॉप्टर मीन्स फ्रॉम एयर. थर्ड इज नेक्स्ट इज अग्नि. अग्नि इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल. अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ एंड अग्नि फिफ्थ. अग्नि फर्स्ट is medium range ballistic missile. Its range up to 700 to 1200 kilometer. Agni second is also medium range ballistic missile. Its range
from 2000 to 3500 kilometer. Agni third is intermediate range ballistic missile. Its range is 3000 to 5000 kilometer. Agni 4 is also intermediate range ballistic missile. Its range is 3500 to 4000 kilometer. Agni 5 is intercontinental ballistic missile. Its range is 5000 to 8000 kilometer. And Agni 6 is also intercontinental ballistic missile. Its range is 11,000 kilometer to 12,000 kilometer, and it's under development, not tested so far. Saurya is surface to surface missile. It's hypersonic. Speed, hypersonic means speed should be more than 5 Mach. So its speed is 7.5 Mach. Range (700 to 1900 kilometer). And its naval version is Sagarika. India recently tested a hybrid missile named as SMART. Supersonic missile assistance release of torpedo. Developed by DRDO, Defense Research and Development Organization. It's a hybrid missile. Means missile plus torpedo, means can travel in air as missile and
as well as in water as torpedo. Its range 600 kilometer, in which approximately 50 kilometer distance will be covered in वाटर. ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये. स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो. इट्स डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, मींस इट्स ए हाइब्रिड वेपन, that is hybrid of missile and torpedo both. Missile, it can travel in air and in water like as torpedo. Its range is 600 kilometer, in which 50 kilometer distance will be covered in water like a torpedo. Means ये सबमरीन को भी पानी के अंदर हिट कर देगी. Cruise missile like BrahMos. BrahMos is cruise missile. Supersonic missile means its speed is more than 1 Mach and less than 5 Mach. Its speed is 2.8 to 2.9 Mach. Its range 290 kilometer and developed with the collaboration of Russia. Also works on fire and forget principle. Means can detect its target by own process. BrahMos second, this is the BrahMos first. BrahMos second or BrahMos K is hypersonic, means speed should be more than 5 Mach, but its speed is 7.4 Mach. Cruise missile. Its range 1000 kilometer with the collaboration of Russia and India. Next is Nirbhay. Nirbhay is cruise missile indigenous, developed by India. Developed by Aeronautics Development Establishment under DRDO. It's a subsonic missile. Its speed is less than 1 Mach,
7 Mach. Its range 1000 kilometer. Developed by Aeronautical Development Establishment. This is under DRDO. Recently, India tested a missile that is different, Rudra M. Is anti-radiation missile. What is the meaning of anti-radiation missile? यानी ये ऐसे टारगेट को हिट करेगी जहां से रेडिएशन निकलता है. मींस कैन हिट रेडिएशन emitting sources like radar, mobile towers, मीन्स ये कम्युनिकेशन सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करेगी. इसकी स्पीड 2 Mach, means it's a supersonic. And range 200 kilometer. Then again, Rudra M is the only one anti-radiation missile of India that can destroy the radiation emitting sources like radar, mobile tower. यानी ये communication system को ही destroy कर देगी. क्लियर? ये हो गया मिसाइल. एंड नेक्स्ट SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये क्या है? इट्स ऑल्सो ए रॉकेट. Satellite launch vehicle is also a rocket that can be directed and controlled by a system used for constructive purpose. Like to establish a satellite in its orbit. कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है. मिसाइल भी एक रॉकेट है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी एक रॉकेट है. दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को हम डायरेक्ट कर सकते हैं. केवल डिफरेंस है कि मिसाइल का यूज हम डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए करते हैं और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस. तो मिसाइल एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोथ आर रॉकेट, कैन बी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिस्टम विद ओनली वन डिफरेंस. Missile used for destructive purpose or hit the target, and satellite launch vehicle used for constructive purpose, means to establish a satellite in its orbit.
Satellite launch vehicle is of three types: ASLV, PSLV, GSLV। इनका डेवलपमेंटल सीक्वेंस भी यही है, ध्यान रखिएगा। पहले रॉकेट डेवलप हुए, फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ASLV, फिर PSLV, आफ्टर दैट GSLV डेवलप। अब ये क्या है?